फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ईटीसी एजुकेशनल ग्रुप। और आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए लुसेंट के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है अशोका, सम्राट अशोका। पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश के बारे में बताया था, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बताया। और अब इस वीडियो में हम सम्राट अशोक के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, जिसे हम आज उज्जैनी कहते हैं। मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु था, एक चीनी यात्री था जो भारत में बौद्ध धर्म को जानने के लिए आया था। अशोक ने उपगुप्त से ही बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में चार गुफाओं का निर्माण कराया, जिसका नाम है कर्ज, चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरेमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरेमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेट्री पैंथेलर ने की थी, या इन्हें पी पैंथेलर ने की। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेम्स प्रिंसेप का नाम याद रखिएगा। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के बारे में अगर चर्चा करें तो मैं आपको संक्षेप में याद कराता हूं। जैसे अशोक का पहला शिलालेख जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख जिसमें मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तीसरा शिलालेख उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है। चौथा शिलालेख जिसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। पांचवा शिलालेख जिसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति बताई गई। छठवां शिलालेख उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। सातवां और आठवां शिलालेख जो तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख 7वें और 8वें में किया गया है। 9वां शिलालेख उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख जो राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे, ऐसा बताया गया है। 11वां शिलालेख जिसमें धम्म की व्याख्या की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। 12वां शिलालेख जिसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और 13वां शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ये अशोक के 14 शिलालेख थे। इसके बाद अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। ये 6 स्थान कौन कौन से? पहला, प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा है दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा
यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। पांचवा है लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में है। और छठवां स्थान है लौरिया नंदगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। इसके बाद कौशांबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुमिनदेई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सार ए कुना जो अफगानिस्तान में है, सार ए कुना अभिलेख ग्रीक और अरेमाइक भाषा से प्राप्त हुआ है। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो अगला वीडियो देखने के लिए हमारे दोस्तों प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए।